श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरण कक्षा संख्या पांचवी कक्षा को आज पढ़ेंगे। 4 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी। चलिएगा, दो संधियां हमारी हो गई हैं, ठीक है। एक संधि हमने आपको सवर्ण दीर्घ संधि हो गई हमारी स्वर संधि में, ठीक है। और सवर्ण दीर्घ संधि के बाद हमारी ये दूसरी संधि हो गई थी गुण संधि, ठीक है। अब आज की कक्षा में पढ़ेंगे हम, इसके बाद हमारी आ रही है वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि आ रही है। तो मित्रों, हमारे कुछ पाठकों के गत कक्षाओं में कुछ कमेंट्स पे आए थे, ठीक है। हमने आपको प्रथम कक्षा में ही बता दिया था कि आप जो भी हम कक्षाएं पढ़ा रहे हैं इनके नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, और जो भी हम विशेष बात बताते हैं उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। कमेंट इस प्रकार के आए थे कि कोई भी उसमें नई बात नहीं थी, ठीक है। एक कमेंट हमारे पाठक ने भेजा था, इस पर भेजा था, जो गत कक्षा के मैंने उदाहरण पढ़ाए थे आपको, इस पर कि ब्रह्मा ऋषि ही, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया है, ब्रह्मा ऋषि ही और ये ब्रह्मर्षि ही, ठीक है। तो यहां पर जो हमने बताया था आपको ये कि यहां पर ये जो कुछ प्रकृति भाव बताया था, ठीक है, ये 4 नंबर का रित्य कहा, ठीक है। तो ये विकल्प से संधि करता है यहां पर, अर्थात ये जैसे ब्रह्मा ऋषि, ये ब्रह्मा ऋषि तो अलग अलग है। अब ये जो वास्तव में हो गया है, ये ब्रह्म ऋषि, ये तो संधि हो गई। क्या हो गई? संधि हो गई। वस्तुतः ये क्या है, ये वाला भी एक पद बन गया, ब्रह्म ऋषि, ये एक ही पद है।
एक पद में ही यहां पर संधि नहीं हुई है, यहां पर हो गई है। ठीक है, ये सूत्र बता रहा है जो ऋत्य का है। ठीक है, इस सूत्र ने हमको बताया था। दूसरी बात यह है कि आपको इस पुस्तक का सहयोग लेना पड़ेगा। पुस्तक आपके पास में होगी तभी आप ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आप जितना आपको समझ में आए उतना उतना आप इसको एक बार पढ़ते जाइएगा। ठीक है, ये व्याकरण का विषय है, ये कभी कभी ऐसा होता है कुछ बातें एक बार में क्लियर नहीं होती हैं, ऐसा हमें भी हुआ है। परंतु दूसरी बार पढ़ते हैं उनको जो जो बात क्लियर नहीं हुई है, जब हम दोबारा उस पर चिंतन करते हैं तो फिर हमें स्वयं ही समझ में आने लगती है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं। आपको 100% में से मानिएगा 100% में से आपको 2% नहीं समझ में आया तो आपको 98% तो समझ में आ रहा है। 98% तो आप मार्क्स ला रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक आध बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, उस पर दोबारा चिंतन करेंगे, दोबारा विचार करेंगे तो स्वयं समझ में आ जाएगी। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो आपको विचार करना ही नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं। आपको ये देखना है जी 100% में से 98% समझ में आ गया जी, 2 बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो दोबारा फिर समझ लेंगे इसको। ठीक, तो उत्साह के साथ में आपको पढ़ते जाना है। मैं पूरा प्रयास करता हूं वैसे कि हर चीज को काफी विस्तार से समझाऊं। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम चलते हैं आगे। ये गुण संधि हो गई थी, आज हमारी होगी वृद्धि संधि। ठीक है, नंबर 8 पुस्तक में देख लीजिएगा, नंबर 8 लिखा हुआ है। ये इसको वृद्धि संधि के विषय में बता रहे, ये इसको आप कह सकते हैं, हाँ ये लिखा हुआ बताएंगे। जब आ अथवा आ के बाद नंबर 1 कंडीशन बता रहे हैं। पहली कंडीशन, आ अथवा आ के बाद में ए या आई आवे तो दोनों के स्थान में आई हो जाता है। यदि इसके बाद में ये आए तो भी आई हो जाएगा, इसके बाद में ये वास्तव में ऐसा है, क्या छूट रहा है। ठीक है, ये मात्रा छूट रही है। आई आवे तो भी आई हो जाएगा दोनों के स्थान में, आ के बाद में ए आए अथवा आई आए तो भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और जब ओ या औ आवे, ये नंबर 2 होना चाहिए, हाँ एक लिखे। जब ओ या औ आवे मतलब आ अथवा आ के बाद में ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। आ ओ औ, आ ओ औ, आ औ औ, आ औ औ, इस प्रकार से हो जाए। इस संधि का नाम वृद्धि है, अर्थात इस संधि को बोलते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण सरल दिए इन्होंने। नंबर 1, कृष्ण प्लस एकत्वम, तो क्या हो गया, आ और ए को क्या हो गया, आई हो गया, कृष्णाईकत्वम। ऐसे गंगा प्लस ऐशा, गंगैशा, आई हो गया ये आपका। ठीक है, आई का उदाहरण इन्होंने दिया नहीं है, कोई शब्द नहीं मिलता होगा इनको इसलिए नहीं दिया वास्तव में। ठीक है, यदि कोई शब्द आपको मिलता है
तो कर सकते हैं। जैसे वर्णस्य वर्णईकारः, ऐसे हम कहेंगे जैसे वर्ण प्लस ऐकारः, तो यहां पर वो कर देंगे अ और ऐ को क्या कर देंगे वर्णईकारः। ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी प्रकार से यदि कहीं दीर्घ आकार से उत्तर ऐकार मिलता तो भी ऐकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आई दीर्घ ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी बना लीजिएगा, कुछ भी बना सकते हैं हम। जैसे मानिएगा ये हम लिख देते हैं यहां पर आ, शिक्षिका प्लस आई ऐतरेयः। तो यहाँ पर आ से ये ऐतरेय माने ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय उपनिषद है, और शिक्षिका शिक्षिका का ऐतरेय उपनिषद। ऐसा हमने एक मतलब उदाहरण के लिए, ऐसा मिलता नहीं होगा पर कोई ऐसा आए तो संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ और आई को आई हो जाए शिक्षिकैतरेयः, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 2 में जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, तो ये आ और ओ औ हो गया जलौघा। गंगा प्लस ओघा गंगौघ। ठीक है, कुछ नहीं है, सरल है। तो औ का कोई मिलेगा तो औ का भी देख सकते हैं, पर औ का कोई मिल नहीं रहा। मुझे लग रहा है औकार से कोई शब्द शायद ही होगा, परंतु मना नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगी। अब इसका जो अर्थ था, ये सूत्र का अर्थ ये मुझे बताना था, मैं अभी बता देता हूं इस सूत्र का अर्थ। ये वृद्धि संधि का ये मुख्य सूत्र है, वृद्धि संधि का ये मुख्य सूत्र है। ये क्या कहता है, अवर्णात् परो या एच एची च परतो यो वर्णस्तयो पूर्वपरयो स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति संहितायाम विषये। अवर्ण से उत्तर माने आ से उत्तर एच, एच का अर्थ क्या हो गया ए ओ आई औ, इनके पर रहते हैं अवर्ण, और एच का जो ए ओ आई औ है, उन दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाती है। तो वृद्धि यहां पर क्या होती है आपको बताई थी, आई और औ ये होती, ये होती और कुछ नहीं है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर भी उदाहरण इन्होंने दिए हैं। जैसे ये देखिएगा, ये औ का मिल गया, औ का उदाहरण मिल भी गया यहाँ पर, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ और अच्छे उदाहरण मिल गए आपको। ब्रह्म प्लस एडका ब्रह्मईडका, खट्वा प्लस एडका खट्वईडका, ब्रह्म प्लस ऐतिकायन, ये अच्छा मिल गया। ठीक है, ब्रह्म प्लस ऐतिकायन ब्रह्मैतिकायन, आई हो गया। खट्वैतिकायन, ऐसे खट्वा प्लस ऐतिकायन, ब्रह्म प्लस ओदन ब्रह्मौदन, खट्वा प्लस ओदन खट्वौदन, ऐसे ब्रह्म प्लस औपगव, ये औ का आ गया, देख लीजिए मिल ही गया। मिल ही गया। ठीक है, तो ब्रह्म उपगव, ऐसे खट्वा प्लस औपगव खट्व उपगव। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं कि भाई ये जो नियम बताया था, इस नियम का उल्लंघन भी होता है। कुछ स्थानों पर इस नियम का उल्लंघन देखा गया है।
तो कहा कहां देखा गया, तो कहते बताते हैं कि कहां कहां इस नियम का उल्लंघन होता है, अर्थात ये नियम नहीं कार्य करता है, उसको ही यहां पर इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि नियमातिरेका, इस नियम का अतिरेक हुआ है, उल्लंघन हुआ है। जैसा नियम बताया था वैसा का वैसा ही हर जगह लगे ऐसा नहीं है, कुछ जगह इसका अपवाद भी है। आइएगा कहां पर, यहां पर ये जो टिप्पणी लिखी थी 5वें नंबर की, यहां लिखा देखा होगा अपने पुस्तक में, तो 5वें नंबर के लिए यहां इन्होंने नीचे सूत्र लिखा हुआ था। वास्तव में 5वें नंबर की टिप्पणी इन्होंने यहां पर थी, ठीक है, इस पर ये वाली, ये ठीक है, ये है, ये 5वें नंबर वृद्धि रेचि जो सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया, ये इस सूत्र से होता है, ठीक है, ये आप पुस्तक में भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम आगे, कहां कहां नई नियम होता है ये का, यहाँ टिप्पणी लिखी है उसके लिए सूत्र दिया, बता देंगे। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि ओकार आदि धातु आवे तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। कहते हैं यदि अवर्णांत उपसर्ग हो, अवर्णांत उपसर्ग हो, उपसर्ग के अंत में अवर्ण हो और उसके बाद में जो ए आ रहा है, माने बस ए अथवा ओ, इसमें ए आई और औ ये नहीं आएंगे, इसमें इनको छोड़ दो, यहां पर भी केवल ए और ओ के विषय में बता रहे हैं। अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि कोई धातु से बना हुआ शब्द, तो उस धातु से बना हुआ जो शब्द है उसका जो आदि वर्ण है, अर्थात धातु का ही हो गया, आदि वर्ण क्या हो, ए हो, वो तिगंत रूप भी हो सकता है, शब्द रूप भी हो सकता है, और ओ हो, तो कहते हैं वहां पर वो वृद्धि नहीं होती है, आई नहीं होता, औ नहीं होता, क्या होता है, ऐसा ही हो जाता है, वो अ हट जाता है उपसर्ग का और ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। देखिए जैसे यथा प्रा उपसर्ग है, अवर्ण है, और एजते क्या है, एजते, एजते में क्या है, ये धातु है, एज एजते, ये तिगंत तो एज धातु का है, एज का ए आ रहा है, तो यहां पर प्रा एजते प्रेजते हो रहा है, अर्थात इसके स्थान में और इसके स्थान में ऐसा हो रहा है, आई नहीं हो रहा, वृद्धि नहीं हो रही। इसी प्रकार से उप प्लस ओषति, ये ओषति धातु है, रूप है, तो उपोषति, आ और ओ को क्या हो गया, ओ हो गया। अब यहां पर ये सूत्र है, नंबर 1 टिप्पणी आपको दिखाई थी मैंने, अब यहां पर टिप्पणी क्या है देखिएगा, ये कौन सा सूत्र था, ये था एङि पर रूपम, यही तो है, एङि पर रूपम, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर यदि एंग हो तो वहां पर वृद्धि नहीं होती है, ये वृद्धि का अपवाद सूत्र है, एङि पर रूपम, ठीक है, 6 1 94 बस इसका यही अर्थ है, बता दिया। अब यहां पर एक और अतिरिक्त नियम है, वो और इसको विस्तार देता है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी कहते हैं कि किंतु नंबर 2, किंतु माने इसमें भी नियम निकाल रहे हैं, यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। क्या,
तो कहते हैं कि नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि हो जाती है। जो धातु की बात बताई थी ऊपर कि धातु का ए हो अथवा ओ तो क्या होता है, वृद्धि नहीं होती, उसको पर जैसा हो जाता है। कहते हैं उसमें भी धातु दो प्रकार की होती है। एक तो धातु पाठ के अंदर पड़ी हुई धातु है और एक होती है नाम धातु। क्या? नाम धातु। नाम धातु वो धातुएं होती हैं जो किसी प्रातिपदिक से बनाई जाती हैं। ये अष्टाध्यायी व्याकरण में पढ़ते समय हमको ज्ञात होता है कि कुछ नाम धातु उनको बोलते हैं जो प्रातिपदिक से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो धातु यदि नाम धातु है, किसी प्रातिपदिक से बनाई गई है, और उसके आदि में यदि ए है अथवा ओ है और अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर है, तो वहां पर क्या होता है, जो वृद्धि संधि वो विकल्प से होती है। अर्थात एक बार तो वृद्धि हो जाती है और एक बार ये हो जाता है, ऐसा अरे बाद का जैसा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए ये क्या है, यहाँ पर धातु है एडकीयति, धातु रूप है ये, मूल धातु यहाँ पर क्या है, एडकीया, ये धातु है एडकीय। एडकी धातु कैसे बनी है, ये एड का शब्द से बनी है। एडका, एडका माने भेड़, एड का शब्द से एडकीय बना है। तो ये वाली धातु है, ये कैसी है, नाम धातु है। फिर इसके रूप चलेंगे तो नाम धातु है ये, और नाम धातु का पहला वर्ण क्या है, ए है। तो क्या हुआ था, पहले सबसे पहले तो ये अवर्ण उपसर्ग है, सबसे पहले इसमें वृद्धि संधि प्राप्त हो रही थी। परंतु ऊपर वाले इस नियम ने कहा कि नहीं, धातु का होगा तो नहीं होगा, बाद के जैसा हो जाएगा। इसने कहा भाई नाम धातु का होगा तो एक बार वृद्धि हो जाएगी और एक बार पर रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उपेडकीयति, या आ और ए को यहां पर क्या हो गया, पर रूप हो गया, और अथवा उपैडकीयति, यहां पर वृद्धि हो गई है, उपई, आ और ए को आई हो गया। इसके लिए क्या है, यहां पर एक सूत्र है, ये देखिए ऊपर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, यहां कहते हैं कि नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण क्या है। कहते हैं एंगी पर रूपम, ये वाला जो सूत्र है, इसमें ऊपर इसके एक सूत्र है वासुप्या पिशले है। क्या, वासुप्या पिशले है। इसमें क्या है, इस सूत्र में से वासुपी की अनुवृत्ति आती है। माने इस सूत्र में क्या है, ये वाला पद इस सूत्र का जुड़ जाता है, वासुपी। तो ये सुपी का अर्थ है सुबंत धातु, माने नाम धातु। नाम धातु के एंग के परे रहते, एंग आदि के परे रहते तो विकल्प से पर रूप होता है, ये इसका अर्थ निकल के आ जाता है। ठीक है, इसलिए नाम धातु के परे रहते तो विकल्प से वृद्धि होगी, और रियल धातु होगी तो नित्य उसको पर रूप होगा, वृद्धि नहीं होगी। चलिएगा, ये हो गया। चलिए और आगे चलते हैं, और क्या अतिरेक है। अच्छा, अभी तो इसका और उदाहरण दिया था, प्रा ओ घी अति है, ये घा है, ध्यान रखेंगे। पुस्तक में ये घास जैसा दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, घा है, लिख लीजिएगा। ओ घी अति, तो इसमें क्या है, ओ घी धातु है, नाम धातु है, तो प्रा ओ घी अति, प्रो घी अति, और अथवा प्रऊ घी अति, यहां वृद्धि हो गई। अब है खा, बताते हैं, नंबर 3 लिखा हुआ, टिप्पणी नीचे सूत्र है इसमें। ठीक है, एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तब पूर्वगामी ऋकारांत शब्द का आ और एव, अकारांत है, पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ
और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। ये नाम धातु से भी अलग बता रहे हैं। कहते हैं हम जो शब्द बना रहे हैं उस शब्द से क्या है, मिलकर के संधि होकर के अनिश्चयता का बोध हो रहा हो, अनिश्चितता प्रकट हो रही हो। ठीक है, क्या अनिश्चितता प्रकट हो रही हो तो कहते हैं जो एव है, इस एव जो अव्यय इसका एकार और उपसर्ग का जो पूर्व में आ हो, क्या हो, आ, उपसर्ग का नहीं है, कोई भी आ हो तो उसको भी क्या हो जाता है, इस आ और एव का आ दोनों को पर जैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ए, वृद्धि नहीं होती। इसके लिए उदाहरण दिया यहां पर देखिएगा, क्वा एव भोक्ष्यसे, तो क्वा एव भोक्ष्यसे यहां पर जब संहिता संज्ञा हो जाएगी, संहिता संज्ञा हो जाएगी अर्थात ये वाक्य वास्तव में, तो वाक्य में हमारी क्या ऐच्छिक कहा था हमने कि वक्ता जब लगातार बिना व्यवधान के बोलने की इच्छा करेगा तब तो संधि हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जब वो वक्ता संहिता संज्ञा करेगा, वर्णों को अति सन्निकर्ष के साथ में बोलेगा, तो क्वा एव, तो क्वा एव माने यहां पर आ है और ए, तो क्या संधि प्राप्त हो रही थी, वृद्धि रेची माने वृद्धि संधि प्राप्त हो रही थी। तो वृद्धि संधि हो रही थी तो उसको कहा नहीं, यहाँ अनिश्चयता का बोध हो रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आ ए को ए ही हो जाएगा, वेव भोक्ष्यसे। इसका अर्थ हमें मालूम पड़ेगा, कहीं भी खा लोगे, कुछ कोई निश्चय नहीं है, कहीं भी खा लोगे तुम तो भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं पर भी खा लोगे। तो यहां पर ये संधि क्या बता रही है हमको, ये अनिश्चितता का बोध करा रही है। ये संधि अर्थात अनिश्चयता का बोध रूपी में हो रही है, माने यहाँ ये संधि होने का मतलब ये है, यहाँ वृद्धि संधि नहीं हो रही है, पर रूप संधि हो रही है, इसका मतलब यहाँ अनिश्चितता है। और जब निश्चितता होगी, ठीक है, जब निश्चितता होगी तब तो संधि हो जाएगी, तब तो इसका अर्थ होगा, तब क्या उदाहरण बनेगा, जब अनिश्चय नहीं रहेगा अर्थात निश्चय रहेगा तब आई ही होगा, जैसे तावाईवा, तो यहाँ क्या है, तावा प्लस एवा, तवाईवा, तवाईवे का अर्थ है यहाँ पर तुम्हारा ही है, निश्चयता की प्रतीति है। यहां पर एव अर्थ वैसे ही अर्थ में आता है, पर ही अर्थ से भी कभी कभी निश्चयता का बोध होता है, कभी अनिश्चयता का। ठीक है, तो ये आपका यहां तो निश्चयता इसलिए संधि वृद्धि हो गई है, यहां पर नहीं हुए, पर रूप हो गया, ये आपको ध्यान है। इसके लिए क्या है, एक वार्तिक है, वार्तिक क्या है, ये है वार्तिक, वही संधि सूत्रों पर ही है, ये है वार्तिक, एवे चा नियोगे वार्तिक है। ये क्या कहता है, एव कैसा एव, अनियोगे, अनियोग में अनिश्चयार्थक, अनिश्चयता बोधक जो एव, उस एव के परे रहते तो पर रूप होता है, वृद्धि नहीं होती है, निश्चयता के अर्थ में हो जाएगी वृद्धि, ये ध्यान रखना है आपको वार्तिक। अब है हमारा आगे, आइएगा इसको पूरा करेंगे, संधि एक, गा अतिरेक, इसका एक वार्तिक है, बहुत प्रसिद्ध है, देख लीजिएगा वार्तिक, देख मैं बता देता हूं आपको पहले, फिर चलते हैं। ये वार्तिक है, इसमें शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ये धा है, शकंध्वा ऐसे लिख लिया, श का
ध्वादिषु है, शकंध्वादिषु। पर रूपम वाच्यम, कहते हैं कि जो शकंध्वादि क्या है, एक शब्दों का समूह है। तो ये क्या करता है, कोई संधि प्राप्त हो रही है उसको रोक देता है। अभी बताते हैं कैसे। और इसी के साथ में एक यहां पर ये है तच्च टेह, ये सिद्धांत कौमुदी लिखा हुआ, सी सी माने सिद्धांत, कौ माने कौमुदी। ठीक है, अब इस वार्तिक और इसको बात को समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं यहां पर। ये कहते हैं शक अंधु कुल अटा मनी मानस ईशा। ठीक है, यहां पर वस्तु वृद्धि नहीं प्राप्त है, ये इसी के साथ साथ दिखा रहे हैं। वृद्धि का मतलब नहीं, वृद्धि यहां प्राप्त नहीं है वास्तव में। इत्यादि माने इसी प्रकार से और भी अनेक उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है, माने पर रूप हो जाता है। क्या इस प्रकार से, जैसे माने परवर्ती जो शब्द है उसका जो आदि वर्ण आदि स्वर होता है वो क्या पूर्व पर के स्थान में पर वाला ही रहता है। पूर्ववर्ती शब्द की टी, मैं पूर्ववर्ती शब्द का टी परवर्ती के आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। तो हिंदी इनकी ऐसा, पूर्ववर्ती शब्द की टी 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 संज्ञा है, तो ये टी भाग है वो क्या है, परवर्ती आदि स्वर के रूप में मिल जाता है। ऐसा ठीक है, शुद्ध हिंदी ऐसा कर सकते हैं, मिल जाता है। इनमें से प्रथम दो उदाहरण अका सवर्णे दीर्घा सूत्र से होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। ये वृद्धरेची का अपवाद नहीं वास्तव में, यहां पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पर रूप की बात चल रही है, इसलिए पर रूप के प्रकरण में बताया है। बेशक वृद्धि का प्रकरण हो कोई बात नहीं, पर रूप की बात है। जैसे आप देखिएगा, ये है शाका प्लस अंधु, यहां पर आ क्या प्राप्त हो रहा था, का सवर्ण दीर्घ से आ, तो क्या होना चाहिए, शकांधु ऐसा होना चाहिए था, शकांधु। अब परंतु ये गलत शब्द है। इस वार्तिक ने कहा कि नहीं, यहां तो क्या होता है, इस आ और इस आ के स्थान में क्या हो जाता है, शकंधु। ठीक है, वस्तुतः ये टी है, इसमें टी संज्ञा किसकी होती है, जो अंतिम अच होता है, और वो जिनके आदि में होता है अथवा अंत में, तो अंतिम अच से बाद में, माने अंतिम अच को लेकर के बाद में जो भी भाग होता है उसकी टी संज्ञा होती है। अब यहां पर क्या है, अक शाका में क्या अकी टी संज्ञा है, तो तच्च टे है, माने उसके टी को पर रूप हो जाता है। ये इसमें आ और ये आ, इसमें क्या कर दिया हमने, यही आ कर दिया, शकंधु बन गया। ऐसे ही कुल प्लस अटा, कुलटा, उल्टा स्त्री बोलते हैं, जो गलत कार्य करती हैं उन स्त्रियों को कुलटा बोलते हैं। तो कुलटा, तो यहां पर भी सवर्ण प्राप्त था, तो कहा ये टी इसमें ही मिल जाएगा, अर्थ है ये टी अपना अस्तित्व छोड़ करके इसके अस्तित्व को धारण कर लेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मनस प्लस ईशा, अब देखिए यहां पर तो और संधि प्राप्त हो रही थी कुछ दूसरी। ठीक है, यहां पर संधि प्राप्त हो रही थी सलोप,
सलोप का अर्थ हुआ सकार के स्थान में रू, रू के स्थान में या, और या का लोप प्राप्त हो रहा था, अर्थात ये स हट रहा था यहां पर। तो संधि होकर के ये हमेशा ऐसा रहता मन और फिर ये ईशा, क्या मन प्लस ईशा। यहां संधि नहीं हो सकती थी, फिर ये आगे पढ़ेंगे, यहां संधि नहीं हो सकती थी, य का लोप होने के बाद संधि नहीं होती, परंतु ये शब्द रहेगा गलत। यहां पर संधि होकर के बनाना पड़ता मनीषा, मनीषा। तो यहां पर कहा कि भाई इसमें इस वार्तिक से कि शकंदादि गण में पड़ा हुआ है, शकंदु गण में, ठीक है। तो यहां पर कहा कि इस ये पर रूप पर है और इसका टी क्या है, अस, अस भाग की क्या है, टी संज्ञा। तो ये जो अस भाग है ये इसी ई में मिल जाएगा, अर्थात ई बन जाएगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये अस हट गया यहां पर, तो मन और हलंत का मन और ईशा मनीषा बन गया। इसी प्रकार से और भी अनेक शब्दों में हमें इस सूत्र की आवश्यकता होती है। शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। बस ये कहा शकंदादिषु पर रूपम वाच्यम, और यहीं पर इसकी टीका में कहा तच्च टे है, और उसके टी को भी पर रूप हो जाता, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो ये आपकी वृद्धि संधि और वृद्धि संधि का जो नियमातिरेक था उसके उदाहरण बता दिए, और नियमातिरेक में पर रूप का विषय आया था, तो पर रूप के विषय में फिर ये भी बता दिया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ये तो उदाहरण सवर्ण दीर्घ के अपवाद हैं, और ये वाला यलोप संधि माने यलोप संधि प्राप्त थी उसका अपवाद है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे की संधि हमारी आएगी, आगे जो सूत्र आएगा यण संधि, क्या है, यण संधि 6:170, ये यण इको, इसके लिए सूत्र है इको यणची। चलिए पढ़िएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। ये पुस्तक एक तो अपने आप में यूनिक है, और इस पुस्तक को हर कोई नहीं पढ़ा सकता, ध्यान देंगे, और स्वयं भी नहीं आप समझ सकते इस पुस्तक को। जब मेरे ही पढ़ाने पर आपको कम समझ में आती है कभी कभी, तो आप स्वयं कैसे समझ लेंगे। पुस्तक आपको बोल के नहीं बताएगी जी कि मैं ये कह रही हूं, ये तो पढ़ाने वाला ही बताएगा। ठीक। तो अधिक से अधिक लोग इस कोर्स का लाभ ले सकें, क्या अधिक से अधिक लोग इस कोर्स का लाभ ले सकें, तदर्थ आप निरंतर अधिक से अधिक इसको शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।